हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा प्रोग्राम जो रखेगा हर खबर पर नजर। खबरें तो हर कोई दिखाता है, लेकिन ओजांग टाइम्स दिखाएगा हर खबर का पोस्टमार्टम, ताकि सच्चाई का आपको पता चल सके। नमस्कार, मैं हूं काजल और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओजांग टाइम्स पर। हिंदुस्तान के लिए, हमारे लिए अतिक्रमण बहुत ही बड़ी समस्या है। ये धीरे धीरे हिंदुस्तान के लिए बड़ा रोग बन चुका है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर हम ऐसा गैर कानूनी काम करते ही क्यों हैं, जिससे हमारे पैसे भी व्यर्थ जाते हैं, मेहनत भी और बाकी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन अब अतिक्रमण मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण और सड़क पर अवैध कब्जे के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे नगर निगम के अभियान पर रोक लगाने और मामले में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि यदि अतिक्रमण कर रहे हैं तो उन्हें हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण और सड़क पर अवैध कब्जे के मामले में सोमवार को सख्त रुख अपनाया। शीर्ष कोर्ट ने शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे नगर निगम के अभियान पर रोक लगाने और मामले में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि यदि अतिक्रमण कर रहे हैं तो उन्हें हटाया जाएगा। अगर अथॉरिटीज किसी तरह से कानून का उल्लंघन करती है तो प्रभावित व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने मामले में राजनीतिक दल माकपा की ओर से याचिका दाखिल करने पर भी गंभीर सवाल उठाए। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ इतने पर ही नहीं रुकी। पीठ ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के मामले में इस तरह सीधे सुप्रीम कोर्ट आने पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमने किसी को लाइसेंस नहीं दिया है कि वह यहाँ आकर कहे कि मेरा घर ना गिराया जाए, जबकि वह अवैध है। पीठ ने कहा कि हम मामले में दखल नहीं देंगे। इन सख्त टिप्पणियों के साथ शीर्ष कोर्ट ने किसी भी तरह का आदेश देने और मामले में सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रभावित लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट का सख्त रुख देखते हुए माकपा और दिल्ली प्रदेश रेहड़ी पटरी खोमचा हॉकर्स यूनियन ने अपनी याचिकाएं कोर्ट से वापस ले ली हैं। दिल्ली के शाहीन बाग सहित दक्षिणी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण हटाने के अभियान पर रोक लगाने की मांग को लेकर माकपा की राज्य समिति और दिल्ली प्रदेश रेहड़ी पटरी खोमचा हॉकर्स यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से सोमवार सुबह प्रधान न्यायाधीश एनवी रामन्ना की पीठ से समक्ष मामले को मेंशन कर जल्द सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन प्रधान न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं को अतिक्रमण के मामले की सुनवाई कर रही पीठ के समक्ष जाने को कहा। इसके बाद दोपहर में मामला जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगा। माकपा यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पीवी सुरेंद्र नाथ ने कहा कि यह जनहित याचिका है, इसमें पार्टी का कोई हिस्सा शामिल नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरी याचिका हॉकर्स यूनियन की ओर से दाखिल की गई है, उन्हें बिना किसी नोटिस के हटाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि हॉकर्स अगर अतिक्रमण करेंगे तो हटाए जाएंगे और अगर अथॉरिटीज किसी भी तरह से कानून का उल्लंघन करती है तो याचिकाकर्ता हाई कोर्ट जा सकता है। जहांगीरपुरी मामले में निर्माण ढहाया जा रहा था, इसीलिए दखल दिया। पीठ ने कहा कि जहांगीरपुरी मामले में कोर्ट ने इसलिए दखल दिया था क्योंकि वहां स्ट्रक्चर ढहाया जा रहा था। सुरेंद्र नाथ ने कहा कि यहाँ भी स्ट्रक्चर ढहाए जा रहे हैं। पीठ ने कहा कि हमें जहाँ तक मालूम है वे फुटपाथ पर बैठते हैं। दिल्ली पुलिस से फोर्स मिलने के बाद दक्षिणी दिल्ली एमसीडी ने अगले 5 दिनों तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके मुताबिक 9 मई से 13 मई तक अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहां चलना है एमसीडी के बुलडोजर। 10 मई एनएफसी बोधि धर्म मंदिर नजदीक गुरुद्वारा रोड। 11 मई मेहरचंद मार्केट, लोधी कॉलोनी, साईं मंदिर और जेएलएन मेट्रो स्टेशन। 12 मई इस्कान मंदिर, धीरसेन मार्ग, कालका देवी मार्ग। 13 मई खाड़ा कॉलोनी नियर कालिंदी कुंज। सवाल ये है कि आखिर देश के लिए ये इतना बड़ा रोग क्यों है और कैसे बना। हमें इस प्रश्न का उत्तर भी जानना होगा। दरअसल घुसपैठ, पलायन, भूमाफिया, जनसंख्या विस्फोट, प्रशासन, राजनीति और भ्रष्टाचार, ये वो कारक हैं जो देश के बड़े शहरों को झुग्गी झोपड़ियों में बदलते जा रहे हैं।
ये वही फैक्टर है जिनकी वजह से अतिक्रमण को रफ्तार मिल रही है। विदेशों से घुसपैठिए आते हैं, उनके पास ना घर होता है ना जमीन, इसीलिए उन्हें जहां भी मुफीद जगह मिलती है वहीं पर बस जाते हैं, वहीं पर अपना झुग्गी झोपड़ी बना लेते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार या किसी दूसरी वजह से पलायन करने वाले गरीब और बेघर लोग भी यही करते हैं। उन्हें जहां भी जगह मिलती है वहीं पर अपना आशियाना बना लेते हैं। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद IPC की धारा 124A यानी राजद्रोह कानून एक बार फिर से चर्चा में है। अभी केंद्र सरकार ने राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि IPC की धारा 124A के प्रावधानों पर सरकार दोबारा विचार करेगी और जांच करेगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि राजद्रोह कानून है क्या और क्या है पूरा मामला। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पैनल कोड IPC की धारा 124A में राजद्रोह की परिभाषा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता है या बोलता है, ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ IPC की धारा 124A में राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स देश विरोधी संगठन के खिलाफ अनजाने में कोई संबंध रखता है या किसी भी प्रकार से सहयोग करता है तो वो भी राजद्रोह के दायरे में आता है। क्या राजद्रोह कानून खत्म हो सकता है? केंद्र सरकार ने जुलाई 2019 में संसद में कहा था कि वो IPC की धारा 124A यानी राजद्रोह कानून खत्म नहीं करेगी। सरकार का कहना था कि राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी तत्वों से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए इस कानून की जरूरत है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा है कि वो राजद्रोह कानून यानी धारा 124A की समीक्षा करेगी, लिहाजा कोर्ट को इस पर आगे की सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। सरकार का कहना है कि धारा 124 को लेकर न्यायविद बुद्धिजीवियों की अलग अलग राय है। हालांकि सभी लोग इस बात को लेकर एकमत हैं कि एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने और देश की अखंडता और संप्रभुता को प्रभावित करने जैसे गंभीर मामलों से निपटने के लिए कानून होने चाहिए। सरकार इन सबको देखते हुए इस कानून की फिर से समीक्षा करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले को लेकर सजग है और समय समय पर नागरिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के सम्मान पर अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं। उनका मानना है कि जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, एक राष्ट्र के तौर पर हमें औपनिवेशिक बोझ को कम करने की जरूरत है। भारत सरकार इस क्रम में 2014 से 2015 के बीच लगभग 1500 पुराने कानूनों को खत्म कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स। बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी के ऊपर बना चक्रवात असानी अब और अधिक तीव्र होकर एक भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है, क्योंकि ये उत्तर आंध्र प्रदेश ओडिशा तटों की दिशा में उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ गया था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि मंगलवार को असानी तूफान के ऊपर उत्तर आंध्र प्रदेश तटों के पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के बाद उत्तर पूर्व की ओर से मुड़ने और ओडिशा तट से उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने की संभावना है। साथ ही इस तूफान का रफ्तार काफी तेज बताई जा रही है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो भयानक तूफान आते हैं, इन तूफानों का नाम कौन रखता है और किस आधार पर इनके नाम रखे जाते हैं? दरअसल चक्रवाती तूफान के नाम तय करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है। इसमें यह तय किया जाता है कि आने वाले चक्रवाती तूफान के नाम कैसे रखना है। आपको बता दें कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अभी कुल 13 देश शामिल है और सभी 13 देश 13 नामों की सूची बनाते हैं। उसके बाद क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्रों को भेजे जाते हैं। जैसे कि कोई चक्रवात जैसी स्थिति बनने लगती है तो फिर उन नामों की सूची से अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देखा जाता है। अब किस देश की बारी है, जैसे मान लीजिए इस बार भारत की बारी है, तो अगले चक्रवाती तूफान का नाम भारत देश द्वारा दिए गए नामों से रखा जाएगा।
दरअसल ये सूची सभी 13 देशों द्वारा पहले ही तैयार की जा चुकी होती है। वहीं साल 2004 से इस काम को क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र करता आ रहा है। वहीं एक बार किसी नाम का प्रयोग हो जाने के बाद उसे दोबारा नहीं दोहराया जा सकता और तूफान के नाम में अधिकतम 8 अक्षर हो सकते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि नाम किसी भी सदस्य देश के लिए अपमानजनक नहीं होना चाहिए या ये जनसंख्या के किसी भी समूह के भावनाओं को आहत करने वाले नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां ऐसे भयानक तूफान आने का खतरा हो, तो आप लोग किसी के भरोसे ना बैठे और अपनी सावधानी खुद ही बरतें। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए खबरों के पोस्टमार्टम में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल ओजांग टाइम्स पर। नमस्कार।